नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश। जी हां, पानी, वो पानी जो आम जिंदगी में रोजमर्रा की जरूरतों में सबसे अहम है। सियासी मुद्दा भी रहता है पानी, लेकिन प्रदेश के लोगों को साफ पानी भी पीने को नहीं मिल पा रहा है और यह पानी बन रहा है मौत का पानी। जी हां, ये पानी मौत का पानी साबित हो रहा है। नरवाना से एक ऐसी तस्वीरें सामने आई है, आदर्श कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं जी। इस पानी को जरा गौर से देखिए। ये पानी ना तो पीने लायक है, ना ही कपड़े धोने लायक। इतना गंदा पानी है जैसे मानो किसी सीवर का पानी इस बाल्टी में आकर इकट्ठा हो गया हो। और लोगों की मजबूरी और बेबसी देखिए। एक तरफ मौसम ने करवट बदली है, भीषण गर्मी है प्रदेश में, 43 से 44 डिग्री के आसपास तापमान हो चला है। और उस भीषण गर्मी में लोगों को किस तरीके से, कौन से पानी का इस्तेमाल करके पीना पड़ रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना पड़ा, इस तस्वीरों को देखिए। ये पानी दरअसल जहरीला पानी है और ये सीवर का पानी इन पाइपलाइनों के जरिए आकर, क्योंकि प्रदेश सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और इस पानी को लोग पीकर लगातार बीमारी की चपेट में जा रहे हैं। लेकिन सरकार को उससे क्या, चुनाव खत्म हो गया है, चुनावी माहौल नहीं है, इसलिए नेताजी को आम जनता की, लोगों की क्या फिक्र है। नरवाना की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। आदर्श कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं जहां पीने के पानी का रंग देखिए। और ये वो पानी है जिसको लेकर कई बार प्रशासन को लिखित शिकायत भी दी गई, लेकिन प्रशासन है कि सुनता नहीं है। क्या कुछ लोगों की समस्याएं हैं, ये भी हम आपको सुनवा देते हैं। वाकई ये शर्मनाक तस्वीरें हैं जिस तरीके से प्रदेश में, और ये एक जगह की तस्वीरें नहीं है, ऐसी तस्वीरें लगातार हर साल, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, सर्दियों का मौसम हो, लगातार ऐसी तस्वीरें प्रदेश से निकलकर सामने आती है। लेकिन बावजूद ना तो सरकार इस ओर कोई ध्यान दे रही है, ना ही स्थानीय प्रशासन। नरवाना की ये तस्वीरें हैं जिसको लेकर प्रशासन को कई बार लिखित तौर पर शिकायत भी की गई, लेकिन इस समस्या का अब तक समाधान नहीं हुआ। और आखिर सरकार की इस लापरवाही के पीछे की वजह क्या है, इस बारे में चर्चा करने के लिए स्टूडियो में कुछ वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रभात ओझा, जो हरियाणा न्यूज के आउटपुट हेड हैं। प्रभात जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे डिप्टी न्यूज हेड मनोज बिसारिया जी भी मौजूद हैं। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुधीर मौजूद है। सुधीर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले प्रभात जी, आपका रुख करेंगे। इस तरीके की तस्वीरें गर्मियों के मौसम में ज्यादातर सामने आती है, क्योंकि उस वक्त मुसीबतें बढ़ जाती है। क्या वजह है कि प्रशासन इस ओर ज्यादातर ध्यान नहीं देता? पीने की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चुनावी मुद्दा में ये शामिल रहता है, मुद्दा पानी, स्वच्छ पानी देने का, सप्लाई की बात की जाती है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बानगी बयां कर रही है। प्रभात जी, ये हरियाणा की एक तस्वीर है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा देश कमोबेश इससे जूझता रहता है। पानी ऐसी जरूरत है कि उसके बिना जीवन चलता नहीं। दूसरी तरफ समस्या ये है कि दुनिया में पानी घटता जा रहा है, लगातार घटता जा रहा है, ये हमारे वैज्ञानिक बताते हैं। और यहां तक कि राजनेताओं ने भी समय समय पर इसकी चिंता की जी। देश के प्रधानमंत्री रह चुके चंद्रशेखर ने एक बार जब पदयात्रा की तो उन्होंने पाया कि देश में पानी की समस्या बहुत गंभीर है, और उन्होंने यहां तक कहा कि दुनिया में अगर कोई तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के कारण होगा। यानी इतनी गंभीर समस्या कि जहां पानी नहीं है, कम पानी है, उसे भी हम ठीक से रख नहीं पा रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपने एक नई तस्वीर ये दिखाई, गर्मियों का आपने जिक्र किया कि गर्मियों में ये दिक्कत होती है। इसी हरियाणा में दिसंबर में, ये मेरा ख्याल है 3 या 4 दिसंबर को, सिरसा के मोडिया खेड़ा गांव की घटना है कि वहां के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, में जोर देकर कहता हूं कि राजकीय विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय है सारी, वहां की टंकी में जो पानी रखा गया था उसको पी करके बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हो गए। बिल्कुल। यानी ये तो आपने एक गांव की तस्वीर दिखाई। ये तो इकलौती तस्वीरें हैं। स्कूल में जहां सुरक्षित पानी होना चाहिए, जो टंकी है, चाहे वो जल निगम का हो, जल संस्थान का हो, जो भी वहां इकाई हो, या स्कूल का अपना इंतजाम हो, वहां की टंकी में जब इस तरह का पानी है
तो हम क्या कहें इस प्रशासन को, इस व्यवस्था को, और सीधे कहूं तो इस समाज को भी, क्योंकि समाज का ही हिस्सा सरकार और प्रशासन या दूसरे लोग हैं, कि पानी जैसी वस्तु को, जो हमारे जीवन का मूलभूत अंग है, उसे हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से प्रभात जी कह रहे हैं कि वाकई ये इकलौती तस्वीरें नहीं है, प्रदेश में इस तरह की जो बातें हैं वो लगातार आती रहती है। कुछ तस्वीरें मीडिया तक पहुंच जाती है जिस पर कई बार बवाल मच जाता है, तो अधिकारी जांच और दिशा निर्देश की बात कहते हैं कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पानी को लेकर, जो कि बेहद जरूरी है, मूलभूत सुविधाओं में सबसे ज्यादा शुमार है पानी यदि आप स्वच्छ नहीं दे पा रहे प्रदेश की जनता को, तो फिर इस सरकार का क्या, इस प्रशासन का क्या? अविनाश, ये पूरी तरह राज्य प्रशासन की विफलता वाली बात है कि वो, हमारा जो देश है ये लोक हितकारी, लोक कल्याणकारी राज्य है, और लोक कल्याणकारी राज्य के अंदर ये राज्य का दायित्व होता है कि वो अपने नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करे, उनके लिए योजनाएं बनाए, उनके संवर्धन के लिए प्रयास करे। जी, ये जो पानी का फेलियर हुआ है, यहाँ के निवासियों ने जैसे कि अपना दर्द बयान किया है, और हमने ये रिपोर्ट देखी है, पिछले काफी समय से यहाँ के नागरिक मांग कर रहे थे प्रशासन की कि हमें जो पानी मिलता है वो गंदे नाले का और सीवर का मिलता है, इसको दुरुस्त किया जाए। पाइपलाइनें जहां से टूटी फूटी हैं, जाहिर अविनाश सीवर का पानी तभी मिलता है जब आपकी पाइपें कहीं ना कहीं से टूटी फूटी होंगी। जी, तो ये प्रशासन का दायित्व बनता है ऐसे में कि वो पाइपों की मरम्मत कराए, लोगों को साफ पीने का पानी दे। और ये जो पानी है वो इतना गंदला पानी है, हरे रंग का पानी, काई युक्त पानी, दुर्गंध युक्त पानी, जिसमें कि जिसको पीना तो दूर, आप उससे अपने हाथ तक नहीं धो सकते, कपड़े और बर्तन तक में भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मेरा मानना यह है कि पूरी तरह राज्य सरकार की और प्रशासन की विफलता है कि लोगों को अभी तक उचित पानी वो मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। जी सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार हम खबरों में दर्शकों तक ये पहुंचाते रहते हैं, प्रशासन को भी आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, ये तस्वीरें कई बार कई जगहों पर देखी गई है, लेकिन बावजूद इसके अभी चुनाव खत्म हुए हैं और जिस तरीके से वहां के लोग जानकारी दे रहे थे कि प्रशासन को कई बार लिखित शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, क्या वजह है कि प्रशासन इस गंभीर समस्या का अब तक समाधान नहीं कर पा रहा है? यानी कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था है, प्रशासन का ढीला रवैया है। देखिए अविनाश, मैं मनोज जी की बात से यहाँ सहमत हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो सप्लाई के लिए जो पाइपलाइनें बिछी है, कहीं ना कहीं से उस पाइपलाइन में ही गड़बड़ी है, और जब तक पाइपलाइनों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, गंदे पानी की सप्लाई ऐसे ही होती रहेगी। दूसरी बात कि जो पाइपलाइन है, पीने के पानी के पाइपलाइन और सीवरेज की पाइपलाइन कई जगह एक साथ गुजरती है, तो ये सामान्य सी बात है कि अगर पीने वाले पानी में टूट फूट होगी, उसके पाइपलाइन में अगर कहीं से दुरुस्त नहीं रह पाएगा, वो टूटेगा फूटेगा। उसके बगल से अगर सीवरेज की लाइन जाती है, अगर उसमें टूट फूटे, तो दोनों पानी मिक्स होंगे, और वो पानी जब सप्लाई बंद होता है तो सक्शन होता है, पाइप पानी खींचता है बाहर से। जी, जब वो सप्लाई दोबारा बहाल होती है तो वही पानी जो है घरों में जाता है। ये कोई नई समस्या नहीं है, और अगर इस परेशानी को दूर करना है, इस समस्या को दूर करना है, तो जो पाइपलाइन बिछी हुई है, या तो उनको अलग अलग करें, या फिर पाइपलाइन जो बिछी हुई है जिनमें कहीं ना कहीं मरम्मती की जरूरत है, सालों साल गुजर जाते हैं लेकिन मरम्मती के नाम पर कुछ नहीं होता। अगर आप पीने के पानी की सप्लाई करते हैं कहीं भी, घरों में, कॉलोनियों में, किसी भी जिले में, तो उसकी देखरेख के लिए कमेटी होनी चाहिए जो समय समय पर चेक करे पाइपों की जो स्थिति क्या है, उनकी टूट फूट कहाँ से हुई है, कहाँ मरम्मत की जरूरत है। जब तक इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये बदस्तूर जारी रहेगा गंदे पानी का आना। और प्रशासन को और साथ साथ सरकार को भी चेतना पड़ेगा इस चीज को लेकर के कि अगर कहीं पानी की सप्लाई हो रही है तो पानी की गुणवत्ता क्या है। आप नहीं करें, ठीक है, आप महीने में नहीं कर सकते, आप 2 महीने पे, 3 महीने पे एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दे, वो पानी की गुणवत्ता की जांच करे, सप्लाई की तरीकों की जांच करे कि पानी किस तरह से जा रहा है। पाइपलाइनों की देखरेख के लिए एक कमेटी बनाई जाए कि वो देखरेख का जिम्मा उनके अंदर हो। उसके बाद भी अगर पानी की सप्लाई गंदी होती है तो इन कमेटियों पर जिम्मेदारी आएगी। अविनाश, बिल्कुल लाजमी है कि जनता परेशान है, नरवाना के लोग भी परेशान हैं, और जनता ने किस तरीके से कैमरे के आगे दर्द बयां किया है, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। लगा कर थक गए हैं, डॉक्टर को भी कोई दवाई असर नहीं कर रही है। पानी हम साथ में लिए हुए हैं, सारे मोहल्ले वासी परेशान है खराब पानी से। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है, नरवाना के लोगों का साफ कहना है कि बार बार इसकी गुहार लगा चुके हैं और उस पानी को पीकर ये लोग बीमार भी हो रहे हैं। डॉक्टर से लगातार इलाज भी चल रहा है, लेकिन बीमारी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि पानी जो है लगातार वही गंदा पानी मिल रहा है और मजबूरी यह है कि लोग इसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभात जी, जिस तरीके से इसमें खामियों की बात करें तो यकीनन प्रशासन का तो लचर रवैया है ही, और अमूमन इस सिस्टम को यदि हम जानने की कोशिश करें बारीकी से तो अमूमन यही होता है कि जो सीवरेज है या फिर नालियों के साथ साथ पाइपों को डाल दिया जाता है, और
अमूमन ये सर्दियों के टाइम में या फिर बारिश के टाइम में इन पाइपों में जंग लग जाता है, इनको रिपेयर नहीं किया जाता या फिर बदला नहीं जाता, और यही पानी फिर जो है ये खींचकर लगातार लोगों के घरों तक पहुंचता है। और गर्मियों में ये समस्या दुगनी हो जाती है। तो प्रशासन समय रहते इस पर नकेल नहीं लगाता, ऐसा क्यों होता रहता है बार बार? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं अपनी पहले वाली बात से ही शुरू करूं कि पानी जब कम होता जा रहा है तो उसे सुरक्षित और स्वस्थ ढंग से जनता तक पहुंचाना, उसके उपभोक्ताओं तक पहुंचाना किसी इकाई का दायित्व है। मनोज जी की और न्यूज रूम से सुधीर जी की बात काफी हद तक सही है कि इसके लिए जो जिम्मेदार इकाइयां हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से कहा जाए कि गैर जिम्मेदार होती जा रही हैं, सीधे सीधे कहा जाए कि गैर जिम्मेदार होती जा रही हैं। पानी जैसे जीवनोपयोगी वस्तु को हम किस ढंग से उसके उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। अगर सीवर लाइन के बगल में है तो ठीक है, जगह कम होने से, अगर किसी का फ्लैट छोटा है तो सीवर लाइन और पीने के पानी कैसे अलग अलग दूसरे के फ्लैट से होकर गुजरेंगे, पर उसकी समय से जांच तो होती रहनी चाहिए। घर के बाहर तक आपूर्ति करने वालों की जिम्मेदारी है। घर के अंदर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सरकारी इकाइयों के साथ आम लोगों का भी दायित्व है कि अपने घरों में देखें, बीच बीच में चेक कराते रहें। हाँ, ये जरूर माना जाए कि जब बाहर, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं और जैसा मैंने पहले कहा कि स्कूलों की टंकियों तक में ये व्यवस्थाएं हैं, दुर्गतियां हैं, तो इसके लिए निश्चित तौर पर प्रशासन और खास तौर से जल आपूर्ति करने वाले विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वो इसे ठीक रखे। आपने ठीक कहा कि मौसम जब बदलता है तो उसमें संक्रमण की आशंका ज्यादा होती है। गर्मियों से बरसात की तरफ बढ़े या बरसात से जाड़ों की तरफ बढ़े, तो ऐसे में खास तौर से पानी अपने आप में संक्रमित होता है, और फिर जब व्यवस्था में इतनी खामियां होंगी, लचर इंतजाम होंगे, तो वो संक्रमण कहीं और बढ़ावा की ओर पहुंचता है, वृद्धि की ओर पहुंचता है, और उसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकारी एजेंसियां हैं। उसको सुरक्षित और ढंग से पहुंचाने की जिम्मेदारी रखने वाली एजेंसियां हैं। बिल्कुल मनोज, जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। अब इन तस्वीरों को लगातार हम अपने चैनल पे दिखा रहे हैं, मीडिया की सुर्खियां बटोर रही है ये तस्वीरें, क्योंकि लोगों का दर्द है। हो सकता है अब इस पर कार्रवाई करने की बात कही जाए, जांच कमेटियां बना दी जाए, जो बदस्तूर अब तक होता है। लेकिन सवाल ये कि जो लोग इससे परेशान हुए, जिन लोगों ने दर्द सहा, जो बीमार हुए, उसको ठीक कौन करेगा, उसको दुरुस्त कौन करेगा, और उस लापरवाही के लिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा, कौन लेगा ये जिम्मेदारी? देखिए अविनाश, अगर इसको कहें, अगर आप नौकरशाही के ढांचे का कभी अध्ययन करें तो नौकरशाही में हर काम के लिए हर व्यक्ति उत्तरदायी होता है, और ये श्रृंखला ऊपर चलते चलते राज्य के सचिव, मुख्य सचिव और बाद में मंत्री के ऊपर आ जाती है। आपने देखा होगा कहीं भी रेलवे दुर्घटना हो जाती है तो नैतिकता के आधार पर उसके रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम यहाँ इस घटना पे सीधे किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम मंत्री को बरी भी नहीं कर रहे हैं। इसमें नौकरशाही भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो ढीले ढाले तरीके से काम कर रही है, और साथ ही वो मंत्री भी जिम्मेदार है जिसके प्रशासन के अंतर्गत इस प्रकार का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की एजेंसीज होती हैं अविनाश, हमारे पास स्वास्थ्य विभाग भी होता है, हमारे पास नगर निकाय भी होता है, नगर निगम भी होता है, हमारे पास जल विभाग भी होता है, और इन सबकी समवेत जिम्मेदारी होती है कि नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करे। स्वास्थ्य विभाग बीच बीच में अभियान चलाता है बीमारियों के विरुद्ध। जल विभाग का दायित्व ये होता है कि वो सुनिश्चित करे कि सोर्स से लेकर के और आपके घर के नल तक, टैप तक जो पानी है वो सुरक्षित तरीके से पहुंचे। जी, निगम की ये जिम्मेदारी होती है कि वो समय समय पर पाइप्स की रिपेयरिंग करे और ये देखे कि कहीं कोई रिसाव तो नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के कई एजेंसीज मिलकर एक पानी को या किसी भी चीज को हमारे और आपके घरों तक पहुंचाती हैं। तो जाहिर है यहाँ ना तो एजेंसीज का आपस में कोई तालमेल है और ना ही इन एजेंसीज की कोई मॉनिटरिंग करने वाला है। आमतौर पे जूनियर इंजीनियर या इंजीनियर लेवल के जो लोग होते हैं वो अपने अपने बीट के अंदर इन चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो पूरी तरीके से यहाँ पे सिस्टम फेलियर हुआ है। यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने लापरवाही बरती है, सही तरीके से मुआयना नहीं किया है, और नागरिकों को जो कष्ट हो रहा है वो इन नौकरशाहों की वजह से ही हो रहा है। तो मेरा मानना है कि ये सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं।
बिल्कुल मनोज जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि यदि नीचे से सिस्टम में खामियां हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं कार्रवाई का डर भी नहीं है। उन्हें पता है कि सरकार हम पर कार्रवाई नहीं करेगी या जो उनके ऊपर अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं करते। यदि उन पर कार्रवाई हो, यदि उन पर सख्त कार्रवाई हो तो शायद ये तस्वीरें, ये दर्द देखने को ना मिले, क्योंकि यदि कार्रवाई का डर रहेगा तो नौकरशाहों को भी अपनी नौकरी जाने का या उन पर कार्रवाई होने का डर लगातार सताता रहता है। नौकरशाही के बारे में एक चीज कही जाती है कि नौकरशाही किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होती, इसलिए नौकरशाही की आलोचना भी की जाती है। यहाँ पर अगर जनता में जागरूकता नहीं है तो वो इस प्रकार के सितम उसके ऊपर होते रहेंगे। होना ये चाहिए कि नागरिकों को इसकी शिकायत करनी चाहिए, अपनी बात राज्य के सचिव, मुख्य सचिव और मंत्री तक पहुंचानी चाहिए, उन जेई से मिलना चाहिए, उन इंजीनियर से मिलना चाहिए और एक समय सीमा तय कर देनी चाहिए। नौकरशाही का कर्तव्य हो जाता है। मामला जब उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है तो अपने देश के अंदर काम करने वाले अच्छे अधिकारियों की भी कमी नहीं है। अविनाश, सिस्टम इतना करप्ट नहीं हुआ है। ये ठीक है कि कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पूरे देश के अंदर आज भी ईमानदार अधिकारी हर विभाग में काम कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि आप अपनी समस्या को उचित प्लेटफॉर्म से अच्छे तरीके से लेकर जाएं और नागरिकों के पास बहुत सारे अधिकार हैं। जाहिर सी बात है, ऑप्शन है, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन है मनोज जी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि नरवाना के लोग, ग्रामीण लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं प्रशासन को शिकायत कर दी है, हमने इलाके के डिप्टी कमिश्नर साहब को भी लिखित शिकायत दी है, लेकिन शायद समाधान नहीं हो रहा है। सुधीर, आपका रुख करेंगे। अभी चुनाव खत्म हुए हैं, चुनाव में लगातार कई मुद्दों को शामिल किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि विधायक महोदय उस इलाके के क्या कर रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि आखिर चुनाव भी, जब चुनाव खत्म होता है तो तमाम मुद्दों को रिझाया जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव अभी खत्म हुआ, लोगों की समस्याएं बाहर आने लगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन से हमने शिकायत की, हर आदमी चंडीगढ़ तक नहीं जा सकता। लोगों की ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि नरवाना से चंडीगढ़ दूर भी है और वहां तक जाया भी नहीं जा सकता। ऐसे में लोगों के आगे सवाल बड़ा ये उठ रहा होगा कि आखिर इस समस्या के समाधान के लिए जाएं तो जाएं कहां। देखिए अविनाश, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि चुनाव जब सर पे होते हैं, जब चुनाव का समय आता है, सभी नेता, सभी प्रत्याशी अपने तरफ से तमाम तरह के दावे और वादे सब करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पानी की सप्लाई अच्छी होगी, सड़कें अच्छी होंगी, बिजली की व्यवस्था अच्छी होगी, जो बेसिक नीड की चीजें हैं वो कही जाती है कि हम दुरुस्त करेंगे, हम सब कुछ अच्छा कर देंगे। लेकिन जब चुनाव बीत जाते हैं तो 5 साल तक उनके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। ऐसे गायब होते हैं जैसे किसी से उधार लिया हो और उधार मांगने के लिए लोग उनके पीछे भाग रहे हो। तो ये परिस्थिति जब तक दूर नहीं होगी तब तक कुछ सुधरने वाला नहीं है। जहां तक बात रही लोगों की, तो लोग अपनी तरफ से तत्पर होंगे, अपने तरफ से कोशिश करेंगे बेटर करने के लिए, तब कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो उनकी पहुंच हर जगह तक नहीं है। एक स्तर है, एक लेवल है, लोग वहीं तक जाके अपनी जो समस्या है वो बता सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर वो स्तर भी अपने तरीके से सही काम करे तो फिर हो सकता है कि समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात सामने आती है कि कुछ लोग ईमानदार हैं, सारे के सारे ईमानदार नहीं है। और वो दूसरी भी ये भी कि उनको कार्रवाई का डर नहीं है। वो जानते हैं कि अगर हम कुछ गलती भी करते हैं, हमारे ऊपर के अधिकारी भी ऐसे ही हैं, वो हम पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो जब तक उनको कार्रवाई, सजा का डर नहीं रहेगा उनके ऊपर, उनके अंदर ये भावना नहीं आएगी, तब तक कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। अविनाश, वाकई सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर लापरवाह अधिकारी कब सुधरेंगे और कब लोगों की समस्या का समाधान होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा न्यूज पर इन तस्वीरों को देखने के बाद प्रशासन जागेगा। उनको हमने आईना दिखाने की कोशिश की, हम लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं और आगे भी हमारी मुहिम रहेगी कि लोगों के दर्द को प्रशासन तक पहुंचाना, सरकार को आईना दिखाना। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सरकार की एक और योजना मिड डे मील और साथ ही स्कूलों में किस तरीके से प्रशासन लापरवाह और बेपरवाह बना हुआ है, इसकी भी एक शर्मनाक तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी हां, 15 अगस्त साल 2005 को केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत इसलिए की गई कि स्कूल में जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उन्हें मिड डे मील दिया जा सके, यानी खाना खिलाया जा सके। लेकिन इस खाने में भी लापरवाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो एक बार फिर से दिल दहला देने वाली है। पलवल के एक स्कूल की तस्वीरें हैं, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की तस्वीरें। शुक्रवार की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मिड डे मील में मरी हुई छिपकली मिली है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। यदि मैं हरियाणा प्रदेश की भी बात करूं
तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती और हर बार जांच का आश्वासन दे दिया जाता है। कई बार बच्चे बीमार पड़े। कुछ दिनों पहले ही आयरन की गोली का कहर था पूरे प्रदेश में, बल्कि देश में भी। और एक बार फिर से मिड डे मील में लापरवाही देखने को मिली है, जहां मरी हुई छिपकली मिली है। उस वक्त भी शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल साहिबा ने यह बयान दिया था कि अब प्रदेश में इस तरह की घटनाएं और तस्वीरें दोबारा दोहराई नहीं जाएगी। लेकिन तमाम दावों की कलई खोलती शुक्रवार की ये तस्वीरें जो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सामने चल रही है। मरी हुई छिपकली मिड डे मील की है और यह स्कूल है राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जो कि पलवल के अलावलपुर गांव में है। दोपहर के वक्त खाना दिया गया बच्चियों को और उसमें मरी हुई छिपकली मिली। और उसके बाद तकरीबन आपको बता दें कि 500 छात्राओं को मिड डे मील दिया गया और उनमें से अधिकतर छात्राओं को उल्टी और बेचैनी होने लगी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और हर बार की तरह इस बार भी जो डीसी केएम पांडुरंग है, उन्होंने मामले की जांच एसडीएम को सौंप दी है। सैंपलिंग के लिए भेज दिया गया। एफएसएल जांच की बात कही जा रही है। लेकिन जिन छात्रों को परेशान होना पड़ा, जो परिजन अभिभावक परेशान हुए, उनकी परेशानी का और उनकी दर्द का क्या, इस सवाल का जवाब ना तो शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल साहिबा दे रही हैं और ना ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बिल्कुल सच बात है कि इसमें छिपकलियां आई हैं और सबसे बड़ी परेशानी ये हुई कि बच्चे खाना खा चुके हैं, उसके बाद में ये पता चला है। लगभग 6-7 लड़कियों को ज्यादा थोड़ा परेशानी हुई है। इसमें पेट दर्द, उल्टी आना, घबराहट होना, ठंड लगना, इस तरीके की शिकायतें हैं जो आमतौर पे हल्की पॉइजनिंग के कारण होती है। जो भी उनकी जरूरत की दवाइयां हैं वो सारी लेके आए हैं। बच्चों को दवाई दे रहे हैं। 4 घंटे तक इनको वॉच करेंगे बच्चों को यहीं पे। और अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो हमारे पास एम्बुलेंस है, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कराएंगे, फ्लूइड देंगे, जो भी जरूरत होगी। जो आप खाना सर्व कर रहे थे तो क्या देखा आपने? छिपकली। कितनी छिपकलियां निकली थी? एक निकली थी हमारे आगे तो। तो डॉक्टर साहब भी मान रहे हैं कि इसमें जहर था, पॉइजन था, इसलिए छात्राएं बीमार हुई। प्रभात जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। ये समस्याएं, ये तस्वीरें बार बार आती है। मंत्री साहिबा बयान देते हैं, मुख्यमंत्री साहब बयान देते हैं, तस्वीरें नहीं दोहराई जाएगी, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। फिर से वही तस्वीरें, वही गलतियां, जांच का आश्वासन फिर से दे दिया गया। दरअसल सवाल ये उठता है कि मिड डे मील की योजना क्या इन छात्राओं को, इन बच्चों को बीमार करने के लिए शुरू की गई थी? न्यूज को देखते सुनते हुए ये सोच रहा था कि आखिर क्या हो गया है हमारी सरकारों को। अभी ब्रेक के पहले हम पानी की बात कर रहे थे, गंदे पानी की, बिल्कुल, और ब्रेक के ठीक बाद उस पीढ़ी को स्लो पॉइजनिंग देने की, मैं सीधे कहूं स्लो पॉइजनिंग दिया गया उन बच्चों को जो हमारे देश के भविष्य हैं। यानी बच्चों के स्वास्थ्य के साथ भी इस तरह का खिलवाड़। पहला मामला पानी का हरियाणा में जन स्वास्थ्य विभाग देखता है और यह बच्चों का मामला सीधे सीधे शिक्षा विभाग देखता है। बिल्कुल, यानी सरकार के किसी एक विभाग की स्थिति ये नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है हर जगह। अब ये तब हो रहा है जब लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तैयारी हो रही है। चुनावों के दौरान सरकारें और राजनीतिक पार्टियां, खासतौर से सरकार में बैठी हुई राजनीतिक पार्टी, बहुत सचेत हो जाया करती है। लेकिन यहां तो लग रहा है कि जैसे इनकी आदत में ये शुमार है, हम नहीं सुधरेंगे। इन्होंने ये संकल्प कर रखा है, भले ये नाटक करें चुनाव के दौरान कि हमने ये किया वो किया। यानी आपने ठीक कहा, पहले चर्चा हम लोग कर रहे थे कि सारी व्यवस्था एक पिरामिड की तरह है। अगर ऊपर के लोग सख्ती करें तो क्या मजाल कि नीचे इस तरह की गलतियां हो और एक के बाद एक लगातार गलती हो। मुझे लग रहा है कि अगर हम जब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ये किसी एक गांव या किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं रह गई। एक के बाद एक मिड डे मील में छिपकली मिलने या स्लो पॉइजनिंग होने, बच्चों के बीमार होने, और आपने जैसा कहा कि आयरन गोलियों का तो पिछले साल के दिसंबर में जैसे बाढ़ सी आ गई थी, हर स्कूल में आयरन गोली खाने से बच्चे बीमार हुए जा रहे थे। तो क्या हो गया हरियाणा की सरकार को, हरियाणा के इन विभागों को? जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जन स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग इसको गंभीरता से लेगा और हम कोशिश करेंगे, आप लोगों के माध्यम से आप सबसे निवेदन करेंगे कि हम इसको फॉलो अप भी करते रहेंगे और क्या करती है सरकार और विभाग क्या करते हैं, हम लोग इस पर नजर रखेंगे। और मुझे लगता है कि जरूर इस पर कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी सुधरेगी व्यवस्था। बिल्कुल, कार्रवाई के लिए आश्वासन दे दिया गया है ओझा जी, और लगातार ये अक्सर होता है। चलिए, सबसे पहले हमारे साथ एक डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, बलवंड
जो है जो गैस्ट्रो और पैरालॉजी एक्सपर्ट हैं। बलवंत जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार सर। नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मरी हुई छिपकली मिड डे मील में मिली है, तो डॉक्टरी लिहाज से यदि मैं आपसे जानना चाहूं और अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूं, कितना खतरनाक है ये खाना जिसमें मरी हुई छिपकली पाई जाती है? देखिए, मरी हुई छिपकली के जनरली छिपकली के स्किन में पॉइजन होता है और एक बार वो खाने में उबल जाती है तो वो सारा पॉइजन खाने में मिल जाता है जी, और उसको खाने से फूड पॉइजनिंग होती है। हालांकि ये जानलेवा तो बहुत अगर बहुत ज्यादा खाना में है तो नहीं होता है जी, लेकिन इससे फूड पॉइजनिंग होती है और बच्चों को प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज, अगर किसी को खाने में छिपकली दिख जाए तो उसको फोबिया होता है, वो डर के मारे ही उसको सारी चीजें दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। बेसिक चीज ये है कि जहाँ मिड डे मील बनता है वो जगह हाइजेनिक होनी चाहिए। जो इसमें जगह है वहां पे ये सब चीजें छिपकली नहीं होनी चाहिए। जैसे हम अपने किचन में खाना बनाते हैं वैसे हम किचन में खाना बनाएं। बलवंत जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि ज्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन मासूम बच्चों के सेहत के लिहाज से यदि पूछा जाए या मेडिकल के लिहाज से इसको पड़ताल करके बताया जाए तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि एक मासूम के लिए ये किस कदर खतरनाक है, कितना नुकसान पहुंचाता है यदि उन्हें इस तरीके की जो खाना है मिड डे मील में मरी हुई छिपकली मिल रही है या हाइजीनिक नहीं है वो खाना। हेलो जी बलवंत जी, मेरा सवाल ये था कि मासूम बच्चों की यदि हम बात करें, छोटे बच्चों को यदि इस तरीके का खाना दिया जाता है जिसमें मरी हुई छिपकली पाई जाती है तो उनकी सेहत पर कितना प्रभाव पड़ता है, उनकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है ये खाना? ये इमीडिएट तो वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग से डिहाइड्रेशन होता है और पॉइजनिंग होती है, जिससे बच्चे को अगर समय पे इलाज नहीं मिले तो जान जाने का खतरा होता है। लॉन्ग टर्म इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी जी। जी बलवंत जी, सवाल यह था कि इस तरह के खाने में यदि इलाज में कितनी जल्दी इलाज मिलना चाहिए और क्या इसका असर आने वाले दिनों में भी कुछ दिन तक रहता है इसका असर या फिर इलाज के बाद खत्म हो जाता है? जी, इसका 1-2-3 दिन में इसका सिम्टम ठीक हो जाता है। जनरली क्या होता है ना, बच्चों को उल्टियां शुरू हो जाती हैं, उल्टियों के चलते डिहाइड्रेशन होता है जिससे किडनी पे लोड पड़ने की संभावना होती है। किडनी में पानी की और शरीर में पानी की कमी से जो डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, लंग्स, लीवर, किडनी, इस पे लोड पड़ता है और अगर हम लंबे समय तक इलाज ना करें तो क्रोनिक डैमेज मतलब लॉन्ग टर्म तक इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। जी, यानी साफ तौर से कहीं ना कहीं नुकसान होता है। फिलहाल डॉक्टर साहब आपका इन तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनोज जी, जिस तरीके से डॉक्टर भी कह रहे थे कि ज्यादा नुकसान नहीं देता, लेकिन मासूम बच्चों की सेहत के लिहाज से यदि देखा जाए तो बेहद खतरनाक है। समय से यदि इलाज नहीं मिला तो जानलेवा भी हो सकता है। बावजूद इसके प्रशासन बच्चों की सेहत के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं नुकसानदेह, और प्रशासन आंखें मूंदा बस जांच का आश्वासन और फाइलें बनाने की बात कहता है। अविनाश, सरकार की जो सोच है वो हमेशा सार्थक होती है, लोक कल्याणकारी सरकार है। तो केंद्र सरकार की एक योजना थी जिसको 15 अगस्त 1995 में लागू किया गया कि हम अपने देश के जितने भी बच्चे हैं उनको इस प्रकार से मिड डे मील की योजना के माध्यम से जोड़ेंगे। उद्देश्य सरकार का केवल इतना था कि अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा से जोड़ा जाए। होता ही है जो वंचित वर्ग है, पोषण भी मिल पाए, हाँ जी, पोषण मिले, उनको उचित पोषण मिले। बाद में शुरुआती दौर में 2-3 साल तक उनको कच्चा भोजन दे दिया जाता था। जो भी बच्चा पढ़ने आता था उसको कुछ गेहूं, चावल, दाल वगैरह कच्चा भोजन दे दिया जाता था। लेकिन बाद में सरकार ने ऐसा महसूस किया, केंद्र सरकार ने, ये बेसिकली केंद्र सरकार की योजना है कि पका हुआ भोजन मिलना चाहिए और 2004 से पूरे देश के अंदर इसको एक अनिवार्य बना दिया गया कि और लगभग 13 लाख देश में स्कूल हैं जहां पे कि 8वीं कक्षा तक के बच्चों को, जिनकी संख्या लगभग 12 करोड़ है, मिड डे मील दिया जाता है। ये तो है योजना का एक पक्ष। केंद्र सरकार इस योजना का खर्चा वहन करती है और राज्य सरकारें उसको केवल एग्जीक्यूट करती हैं। राज्य सरकारों के साथ दिक्कत ये आती है कि उन्होंने केंद्र सरकार से पैसा तो ले लिया इस योजना को, लेकिन अधिकारियों की लीपा पोती की वजह से, नौकरशाही के अड़ियल और ढीले रवैये की वजह से इस योजना का उचित कार्यान्वयन नहीं हो पाया देश में। आज होता यह, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया, कि जैसे कि हमारे घर का रसोई घर होता है जिसको हम पाकशाला कहते हैं, इतनी पवित्र स्थान है कि हम उसको पाकशाला कहते हैं, वैसे ही पवित्र स्थान होना चाहिए स्कूल्स के अंदर। होता यह, स्कूल के अंदर खाना खुले में पकाया जाता है, खुले में ईंटें रखकर चूल्हा बना दिया जाता है जिसमें खाना पकाया जाता है और कोई भी
कीट इसके अंदर गिर सकता है, चाहे वो छिपकली हो, कीड़ा मकोड़ा हो या कोई भी चीज उसके अंदर घुस सकती है जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। दूसरी बात यह है कि अनाज के उचित भंडारण की व्यवस्था खास तौर से हरियाणा सरकार में नहीं है। ये वो सरकार है जो कि किसानों का गेहूं तक तो उचित तरीके से रख नहीं पा रही है, जो कि पीला सोना बिखरा पड़ा है। तो ऐसी प्रदेश सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो स्कूलों में दिया जाने वाला अनाज उसका भी भंडारण ढंग से रख सके। लेकिन यहाँ पे अविनाश स्कूल वाले अपने स्तर पर कोशिश करते हैं कि हमें सरकार की ओर से जो भी गेहूं, चावल, आटा वगैरह मिलता है हम उसको रख लें, और एक मास्टर साहब की ड्यूटी केवल यही रहती है, वो पढ़ाते कम है और व्यवस्था में ज्यादा लगे रहते हैं, तो यहाँ पे शिक्षा का भी नुकसान हो रहा है। तो कुल मिलाकर उचित तरीके से कामकाज ना करना ही इस तरह की घटनाओं की वजह बनता है। अविनाश, बिल्कुल लाजमी है, कहीं ना कहीं लापरवाही का जो बोझ है वो भी यहां पर देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ का रुख करते हैं जहां से हमारे संवाददाता जोगिंदर दुहान भी जुड़ रहे हैं और उसके बाद फिर सुधीर का रुख करेंगे। जोगिंदर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक और तस्वीरें आई है पलवल में जहां मिड डे मील की जो योजना है, सरकारी योजना, उसकी कलई खुल गई। केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार संभालती है, जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है, लेकिन केंद्र भी कहीं ना कहीं लापरवाह बना हुआ है। जो इस तरीके की तस्वीरें लगातार आती है, इस बार भी एसडीएम जांच का आश्वासन दे दिया गया, लेकिन जांच के बाद सवाल यह उठता है जोगिंदर की कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती उस लापरवाह अधिकारियों पर जिसकी ये जिम्मेदारी है, उस पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं होती, यह बड़ा सवाल है। कि सरकार ने मिड डे मील इसलिए शुरू की थी कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चों की संख्या थी वो काफी घटती जा रही थी। सरकार ने एक योजना शुरू की ताकि बच्चे स्कूल में आने शुरू हो और इसका लाभ बच्चों को मिले और संख्या स्कूलों में अधिक बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी खामी क्या रही मिड डे मील में? पहली बात तो ये कि जो रख रखाव है, जो अनाज आता है उसके रख रखाव और जो उसे ढकना चाहिए वो नहीं होता, खुले में दिया जाता है। और इससे बड़ी जो कमी है, अधिकतर जो सरकारी स्कूल हैं उनमें कहीं भी रसोई नहीं है, पक्की रसोई नहीं है, छत नहीं है, खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे खाना पकाया जाता है। तो इसमें पेड़ पर पक्षी भी होते हैं। जिस तरह से ये छिपकली का मामला आया, ये एक कोई नया मामला नहीं, हरियाणा में इस तरह के अनेकों मामले आते। बिल्कुल जोगिंदर, ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं और हम न्यूज रूम का रुख करते हैं जहां से सुधीर हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये मामला लगातार आता रहा है, अभी जोगिंदर भी इस बारे में जानकारी दे रहे थे, साफ तौर से कहीं ना कहीं, चलिए सुधीर से हम इस सवाल के बारे में दोबारा फिर जुड़ेंगे, एक बार फिर से रुख करते हैं जोगिंदर का। जोगिंदर, जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें आती रही है सामने, लगातार टेलीविजन चैनलों पर ये तस्वीरें देखने को मिलती है, अखबार की सुर्खियों में इन चीजों को जानने को और सुनने को मिलता है, लेकिन सवाल ये कि आखिर प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है वो इस ओर क्या कुछ कदम उठा रहा है? शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल ने आयरन वाली जो गोली का जो मामला चला था उस वक्त भी बयान दिया था कि मिड डे मील को लेकर हम हाइजीनिक करने जा रहे हैं और तमाम जो मापदंड है उस पर खरा उतरने की कोशिश की जाएगी, लेकिन लगता नहीं कुछ बयानों में जमीनी स्तर में कुछ भी सच्चाई है। आने वाले समय में अगर इस तरह की लापरवाही रही तो अविनाश एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, जिसका शायद खामियाजा सरकार को भी आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। जी जोगिंदर, सवाल ये उठता है, तमाम खामियां आती रही है, लेकिन क्या प्रदेश सरकार जानबूझकर कार्रवाई नहीं करेगी या फिर ऐसा लगता है कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है, जनता को इस मुद्दे से ज्यादा रिझाया नहीं जा सकता, इसलिए उसको दरकिनार कर दो, स्कूलों में जैसा चल रहा है उसी ढर्रे से, उसी लहजे से चलने दो? बिल्कुल अविनाश, आपने ठीक कहा कि जो नेताओं को कोई लाभ होने वाला नहीं है, नेताओं के कोई वोट भरने वाले नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। का काम है, किसी के बच्चे की जान इससे जा सकती है, भले ही। चलिए, लगता है तकनीकी खराबी के चलते लगातार संपर्क टूट रहा है हमारे सहयोगी जोगिंदर से। हम न्यूज रूम का रुख करते हैं जहां से हमारे सहयोगी सुधीर बने हुए हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे, योजना चलाई गई थी बच्चों को स्कूल तक खींचने के लिए और बच्चों के जो पोषक तत्व हैं उनमें ज्यादा पोषण देने के लिए आयरन की गोलियां भी बीच में चलाई गई थी, जो भी कहीं ना कहीं विवादों में रही। अब मिड डे मील में इस तरीके से छिपकली मिलना साफ तौर से केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार के रवैये की भी कलई खोलता है। ऐसे में सवाल यह कि आखिर जिस योजना से बच्चों को नुकसान हो रहा हो उस योजना को चलाने का फायदा क्या, वो योजना कहां सार्थक रह गई? देखिए अविनाश, सबसे बड़ी बात यह कि आप योजनाएं तो बना देते हैं लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता है, ये सबसे बड़ी खामी है।
इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जो कि इस योजना का देखरेख के लिए मनोनीत किए जाते हैं। सबसे अव्वल दर्जे की बात तो ये, सबसे बड़ी बात ये, अहम मुद्दा ये कि जो अनाज बच्चों को दिया जाता है, जो स्कूलों में भेजा जाता है, वो अनाज क्या बेस्ट क्वालिटी का होता है, ये किसी से छिपी नहीं है बात। रही बात सप्लाई की, उसके बाद फिर आती है रख रखाव की। रख रखाव का भी कोई उचित तरीका नहीं है। आप किसी भी स्कूल में आप जाके देखें, अकेले हरियाणा प्रदेश की बात नहीं है, देश में आप कहीं भी चले जाइए, हर स्कूल में आप देखेंगे भंडारण के लिए कोई उचित जगह नहीं है, कोई एक स्पेशल रूम नहीं बना, ना ही उसके कोई देखरेख करने के लिए किसी को जिम्मा दिया जाता है। दूसरी बात बिसारिया जी ने जो कही कि खाना खुले में बनता है, एक सबसे बड़ा अहम कारण बार बार खाने में कभी छिपकली मिलना, कभी कोई कीट मिलना, कभी कुछ मिलना, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि खाना बनाने के लिए शेड तक नहीं है स्कूलों के पास। जो रसोई में बहाल किए जाते हैं खाना बनाने के लिए, वो भी ट्रेंड नहीं होते। कभी कहीं खाना कच्चा बनता है, कहीं खाने में कुछ मिलता है। तो जब तक प्रॉपर तरीके से आप अरेंजमेंट नहीं करेंगे, आप एक उचित व्यवस्था नहीं करेंगे, योजनाएं बनाने को तो आप दिन में 10 योजनाएं बना सकते हैं और ये घोषित कर सकते हैं कि हमने ये योजना बनाई, वो लागू किया। बिल्कुल, जाहिर सी बात है सुधीर, योजनाएं कई बना दी जाती है, लेकिन सही तरीके से लागू हो, ये एक बड़ा सवाल है। प्रभात जी, योजनाओं की बात कही जा रही है, वाकई सिस्टम में कई लूप होल हैं। जो जानकारी ये भी आ रही है कि जो लोग खाना बनाते हैं वो भी ठेके पर दे दिए गए, टेंडर प्रोसेस है यहां भी। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में जो जिम्मेदारी का ठीकरा है वो कहीं ना कहीं ठेकेदार पर फोड़ दिया जाता है, या फिर उस प्राइवेट कंपनी पर जिसको कि खाना सप्लाई करने से लेकर बनाने तक की जिम्मेदारी दी गई है। पर मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर सारे तंत्र में खराबी है जी। मैंने पहले कहा पिरामिड की तरह, और जैसा मनोज जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पैसा दे दिया या गल्ला दे दिया। उन्होंने यहां तक भी बताया कि नीचे एक अध्यापक उसमें लगा रहता है हिसाब किताब करने में, कई बार ये तस्वीरें भी आई है, पढ़ा नहीं पाता। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि वो अध्यापक या अध्यापकों का समूह बच्चों को खाना देने की व्यवस्था में कम, किस तरह से उसमें ज्यादा से ज्यादा चोरियां की जाए, चोरी की जाए, पैसे बचाया जाए, घटिया सामग्री, अच्छी सामग्री को यहां तक भी कैसे जाए है, अच्छी सामग्री को बाहर बेच दिया और उसकी जगह कुछ घटिया सामग्री ले ली। तो ये ढेर सारे कारण है कि जिनके लिए ये योजना बनी। बच्चों को, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है, उनके पोषण के लिए स्कूलों में संख्या बढ़ाना तो एक मकसद है, ठीक है, शिक्षा के लिए बच्चे प्रेरित हों, लेकिन बच्चे स्वस्थ भी हों, हमारा भविष्य स्वस्थ रहे, इसलिए भी ये योजना बनाई गई थी। और पूरी योजना के साथ, पूरी योजना में यहाँ का तंत्र, राज्य सरकारों का तंत्र पलीता लगाने में लगा हुआ है और उसके कुछ विभाग निश्चित तौर पर इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की ही जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये सिलसिला ऐसे ही बनता रहेगा, बना रहेगा और रोना हम रोते रहेंगे। बिल्कुल लाजमी है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल यही कि आखिर कार्रवाई कब होगी। मनोज जी, आखिरी प्रतिक्रिया कि आखिर सरकार कब तक इस ढर्रे को यूं ही खींचते आएगी? चुनाव नजदीक है, लोकसभा में खत्म हुआ है और शायद जनता बहुत कुछ दिखाने जा रही है। 16 मई को सरकार को उनके कामकाज का आईना दिखाने जा रही है। अब इसके बाद विधानसभा चुनाव हैं सिर पे। यदि सरकार समय रहते नहीं सुधरी तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं सरकार के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से। अविनाश, ये मुद्दा चुनावी मुद्दा इसलिए नहीं बनेगा, कोई इनकी ओर ध्यान इसलिए नहीं देगा कि जो बच्चे हैं वो वोटर नहीं होते जी। अगर ये वोटर होते तो सरकार जरूर इनके बारे में सोचती, कुछ ना कुछ कदम उठाती। यहाँ सारा मामला अव्यवस्था और दुरावस्था से जुड़ा हुआ है। उन्हें ये चाहिए कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करें कि जिन भी विद्यालयों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, आमतौर पे 8वीं कक्षा तक के जो बच्चे होते हैं वो मिड डे मील योजना से लाभान्वित होते हैं। उस विद्यालय में भंडारण की उचित व्यवस्था है या नहीं है? भोजन बनाने वाले रसोइये कैसे हैं, वे साफ सुथरे हैं या नहीं? भोजन जिन बर्तनों में परोसा जा रहा है उनकी सफाई हो रही है या नहीं हो रही? ऐसी कुछ चीजों का साथ ही ये भी सुनिश्चित करे कि भोजन किसी भी सूरत में खुले में ना पकाया जाए। बिल्कुल, तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीजें हैं जी। मुझे लगता है विनाश, अगर सरकारें केवल इतनी ही बातों का ध्यान लगाएं तो ये समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है जी। बिल्कुल लाजमी है, बच्चे भले ही वोटर ना हो, जिस तरीके से मनोज जी हमारे सहयोगी कह रहे थे, लेकिन उनके अभिभावक वोटर है और समय रहते यदि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जनता है, ये सब कुछ जानती है, सरकार को आईना भी दिखा सकती है और सियासत से उखाड़ कर फेंक भी सकती है। बहरहाल हरियाणा न्यूज की यही अपील है सरकार और प्रशासन से कि इन तस्वीरों को देखें, इन तस्वीरों के जरिए खुद को देखने की कोशिश करें, जो लापरवाही का आलम है वो खत्म हो, ताकि ये तस्वीरें दोबारा ना दोहराई जा सके। फिलहाल इस प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। हमारे तमाम
सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात जी आपका भी शुक्रिया, मनोज जी आपका भी शुक्रिया और सुधीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद सरकार इस हालत को बदले और जो लापरवाही की 2 तस्वीरें आज हमने आपको दिखाई है उससे सरकार सबक ले और ये तस्वीरें दोबारा ना दोहराई जा सके। इसी उम्मीद, इसी अपील के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।